हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये पार्ट 1 में आता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है ना, उसमें 4 आर्टिकल आते हैं टोटल। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। तो अब हम देखते हैं ये चारों आर्टिकल क्या कहते हैं। आर्टिकल 1 जानने से पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे ना, कुछ ने सजेस्ट किया कि भाई ट्रेडिशनल नेम होना चाहिए जो कि क्या है, भारत। और कुछ चाहते थे कि मॉडर्न नेम होना चाहिए, वो है इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों नाम को अडॉप्ट करा और आर्टिकल 1 में पहली लाइन लिखी, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड का यूज किया रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो इसके पीछे दो कारण थे। पहला तो ये था कि हम लोग पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भाई जो हमारी कंट्री बनी है ना, वो किसी एग्रीमेंट के बेसिस पर नहीं बनी। देखो, जब पार्टीशन हुआ था ना, तो हर एक स्टेट को ना ऑप्शन दी गई थी कि आप इंडिया में भी शामिल हो सकते हो और आप पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हो। तो जितनी भी स्टेट्स थी ना, सभी की सभी इंडिया में शामिल हुई थी, और ये सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल जी की वजह से। लेकिन हाँ, एग्रीमेंट नहीं हुआ था किसी के बीच में, इसलिए हम बोलते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा भारत। अगर हम अमेरिका का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे ना एग्रीमेंट हुआ था। वहाँ पे 13 कॉलोनीज इकट्ठी हुई थी जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट करा कि चलो जी हम मिलके एक कंट्री बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। सेकेंड रीजन था, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे जितने भी राज्य हैं ना, किसी को हक नहीं है कि वो अलग से कंट्री बना सके। अब देखो, आर्टिकल 1 में प्रॉपरली मेंशन किया है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो फर्स्ट है टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। हमारे जितने भी राज्य हैं उनका सारा का सारा क्षेत्रफल जो है इसी में इंक्लूड होता है। सेकंड है यूटीज। और थर्ड है कि कोई भी एरिया हमारी गवर्नमेंट कभी भी उसको एक्वायर कर रही है ना, तो उसे भी हम टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही इंक्लूड करेंगे। देखो, एट प्रेजेंट इंडिया में ना 28 स्टेट है और 8 यूटीज है। तो इन सब का जो भी नाम है और इनका एरिया, ये सारा शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और एक ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया ज्यादा बड़ी टर्म है कि यूनियन ऑफ इंडिया ज्यादा बड़ी टर्म है। तो इसका आंसर होगा टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें हर एक एरिया को कवर किया जाता है। लेकिन जो यूनियन ऑफ इंडिया है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य के क्षेत्र को कवर करते हैं हम। नेक्स्ट है आर्टिकल 2। इसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को यूनियन में इंक्लूड कर सकता है। यूनियन से क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी यूटी को हम कल को स्टेट बनाते हैं तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। अब देखो, आर्टिकल जो 2 है ना, एक और पावर देता है वो पार्लियामेंट को। वो पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि भाई आप ना किसी फॉरेन टेरिटरी को भी एक्वायर करके अपने देश का हिस्सा बना सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल मानो कि कल को इंडिया और चाइना के बीच में कुछ क्लैश हो जाते हैं और वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। तो इंडिया क्या करता है, उसके किसी एक पर्टिकुलर एरिया को एक्वायर कर लेता है और उसे इंडिया का पार्ट बना लेता है। तो ये पावर जो है ना, ये हमारी पार्लियामेंट को किसने दी है, ये आर्टिकल 2 ने दी है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 3 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 3 में ना पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप किसी भी एक स्टेट की 2 स्टेट बना सकते हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है तेलंगाना, ठीक है, या फिर आप 2 स्टेट को मर्ज कर कर एक स्टेट बना सकते हो। देखो, पार्लियामेंट के पास ना बहुत ज्यादा पावर्स हैं स्टेट से रिलेटेड चीजों में। जैसे कि पार्लियामेंट का अगर कल को मन करता है कि भाई जो यूपी स्टेट है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, उसको हम 2 में डिवाइड कर देंगे, तो वो सिंपली तरीके से डिवाइड कर देगा, उसको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर उसके मन में आ गया कि भाई ये स्टेट छोटी है थोड़ी, इसको बड़ा कर दें, तो वो उसका एरिया बड़ा कर देगा। अच्छा, अगर उसके मन में ये भी आ गया कि भाई ये नाम मुझे पसंद नहीं आ रहा इस राज्य का, तो वो नाम चेंज कर सकता है। और ये सारी की सारी पावर उसको किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 ने। देखो, अगर पार्लियामेंट किसी स्टेट के साथ ऐसा कुछ करना चाह रही है ना, तो इसका एक प्रॉपरली प्रोसीजर बना रखा है। जैसे कि पार्लियामेंट को बिल लेके आना पड़ेगा, किसी भी एक हाउस में ला सकती है। चाहे उसका मन करता है अगर लोकसभा में उसकी मेजोरिटी है तो वो लोकसभा में ले आएगी, उसको लगता है राज्यसभा में लाना ज्यादा अच्छा रहेगा तो वो राज्यसभा में ले आएगी। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि वो रेकमेंड जो है ना, वो प्रेसिडेंट ने किया होना चाहिए कि भाई आप लेके आओ ऐसा बिल। उसके रिकमेंडेशन से पहले बिल नहीं लाया जा सकता। देखो, ये बात तो होगी सेंटर लेवल की, लेकिन स्टेट का भी तो कुछ राइट बनता है ना कि भाई जिसका नाम चेंज किया जा रहा है या जिसकी बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, उसके लिए भी कुछ हो। देखो, इस चीज के लिए जो प्रोविजन है ना, वो आर्टिकल 3 में ही दे रखा है। उसमें प्रॉपरली मेंशन करा है कि जो प्रेसिडेंट है ना, अगर वो किसी स्टेट की बाउंड्री या किसी स्टेट का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, तो उनको वो बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा लोकसभा या राज्यसभा में। और उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ उनको वही बिल जो है ना, वो स्टेट लेजिस्लेचर में भी भेजना पड़ेगा, जिस भी स्टेट का वो नाम चेंज करना चाह रहे हैं।
हम एग्जाम्पल लेते हैं हिमाचल का, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कल को चाहती है कि हाँ जी हिमाचल की बाउंड्री को हम बड़ा कर देते हैं या फिर छोटा कर देते हैं, तो वो एक बिल लेके आएगी जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया लोकसभा में। अब वही सेम बिल जो आया ना लोकसभा में, वही सेम बिल रेफर होगा हिमाचल की स्टेट असेंबली में, और इसका ना एक पर्टिकुलर टाइम होगा कि इसके अंदर आपको आंसर देना है। अगर तो हिमाचल गवर्नमेंट ने दे दिया तो भी ठीक है, अगर नहीं भी दिया ना तो बिल पास हो जाएगा आराम से। अब देखो यहाँ से ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो हमारे देश के किसी एक पर्टिकुलर एरिया को किसी फॉरेन कंट्री को भी दे सकती है। देखो फिर सुप्रीम कोर्ट में ना केस आया, बैरूबारी केस। जो बैरूबारी है ना वो जगह है वेस्ट बंगाल की, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने ना पाकिस्तान को दे दिया था बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। फिर वेस्ट बंगाल को ये चीज अच्छी नहीं लगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया केस। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि ठीक है जी, पार्लियामेंट के पास आपके पास पावर तो बहुत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप किसी भी स्टेट के किसी एरिया को किसी फॉरेन कंट्री को दे दोगे। अगर आप देना चाहते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 4। देखो इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज करके पार्लियामेंट ने जो भी चेंजेस करे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में क्या डिफरेंस होता है? देखो अगर तो आपने अमेंड करके डाली है ना कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करवानी पड़ती है दोनों हाउस में। लेकिन अगर आप सिर्फ चेंजेस कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप जो बिल लेके आए हो ना उसको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा। अब देखो मेजोरिटी समझने के लिए ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। टोटल मेंबर लोकसभा के 545, लेकिन इसमें से ना 500 ही प्रेजेंट है। तो अगर बिल लेके आए, अगर हमने मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, तो उस बिल का जो साथ है ना वो कम से कम 333 लोगों को देना पड़ेगा, तब जाके हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पाएंगे। लेकिन उसी जगह पे अगर हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत, तो अगर 250 बंदों ने भी उस टाइम साथ दे दिया, बिल के फेवर में आंसर दे दिया ना, तो वो चेंज एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसको पास कर दिया जाएगा। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। So don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.